हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। आज मैं ब्रीफ रिवीजन चार्ज का कराऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या शुरू किया था कल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन लिखी थी हमने। क्या लिखी थी? फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग ड्यू टू स्टैटिक चार्ज और चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हमने चार्ज पढ़ी थी, सबको याद होगा। जिनको याद है वो मेरे साथ रिपीट करते जाए कि चार्ज का बिहेवियर पढ़ा था हमने। रेस्ट पर क्या होता है, अगर चार्ज रेस्ट पर होती है तो वो फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल क्रिएट करती है। मोशन में होगी तो या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, वहाँ पर हम करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, EMI एंड AC पढ़ेंगे। और अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रही है तो हम उसमें पढ़ेंगे EM वेव्स। यही कल हमने डिस्कस किया था। तो फिर हमने डिफाइन किया था चार्ज को। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बताया था क्या होता है, कूलम। CGS यूनिट क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम। और ये इसके बाकी यूनिट्स हैं 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, 1/10 ऑफ AB कूलम। ये मैंने बताया था चार्ज और करंट में क्या डिफरेंस है बाकी क्वांटिटी से। यहाँ ऐसा यूनिट छोटा है एज कम्पेयर टू CGS यूनिट। एंड लार्जेस्ट यूनिट कल भी बताया था फैराडे होता है। एक फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज फिर हमने पढ़ा था। चार्ज स्केलर क्वांटिटी हैं, जैसे 1 2 3 4 हम ऐड करते हैं, वैसे ही स्केलर्स की तरह चार्ज को ऐड करेंगे। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन मैंने दिया दूसरे को, मैं पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव, बट उसका मास बढ़ गया। मतलब अगर हम एक एटम को देखें, अगर एटम को हमने पॉजिटिव आयन बनाया तो उसका मास कम हो जाएगा। एटम को अगर नेगेटिव आयन बनाया, कोई एटम नेगेटिव आयन बन गया, मतलब उसका मास एज कम्पेयर टू इट्स न्यूट्रल स्टेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बात क्लियर है क्या? और चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू ±NE। वेयर N इज नेचुरल नंबर। चार्ज कंजर्व्ड है ना, चार्ज कंजर्व्ड है। और चार्ज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है। आई होप कि इन पॉइंट्स में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक, बहुत लल्लू टाइप क्वेश्चन है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक कूलम बड़ा है या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। विच इज ग्रेटर, 1 कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? सॉल्व करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कूलम जो है ना, बहुत बड़ा यूनिट है। इतना बड़ा कि मतलब हम अभी जितने भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और पिको कूलम में हम क्वेश्चन करेंगे। उससे आप लोगों को खुद पता चलेगा कि एक कूलम जो है कितना बड़ा यूनिट है। Q इक्वल्स टू NE। गिवन चार्ज कितना है, 1 कूलम इक्वल्स टू N इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस प्लस माइनस NE, मतलब प्लस माइनस आ जाएगा। तो N इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब N इक्वल्स टू, इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 10⁻
मल्टीपल भी करूँगा 10 से, डिवाइड भी करूँगा 10 से, ये बनेगा 10 बाई 1.66.25 इंटू 10 पावर माइनस 19 और 1 माइनस 18 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 18, मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बोलो या प्रोटॉन्स बोलो, बात एक ही है। क्लियर है क्या? एक कूलम में कितने? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कौन बड़ा, कूलम या इलेक्ट्रॉन? अरे कूलम, हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर हमारा एक कूलम बनाते हैं। दूसरा जो क्वांटाइजेशन का क्या फ़ायदा है? क्वांटाइजेशन से हमें पता चलता है कि चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, कैन ए बॉडी चार्ज्ड बाय 9.6 इंटू 10 पावर -15 कूलम। क्या किसी बॉडी को हम इतना चार्ज कर सकते हैं? या कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड? हमें पता है Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल्स टू Q बाई E। Q कितना है? 9.6 इंटू 10 पावर -15 और E कितने? 1.6 इंटू 10 पावर -19। अगर ये नेचुरल नंबर की फॉर्म में आया, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक, तो बॉडी पर वो चार्ज पॉसिबल है। 16 6 आर 96 इंटू 10 पावर 4, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स। नेचुरल नंबर आया 60000। क्लियर है क्या? मतलब यस। अरे समझ में आया? स्क्रीन पॉज करो और लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा मोल कंसेप्ट भी लगेगा। MC पढ़ा है ना 11th में केमिस्ट्री में। NCERT पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in a cup of water. Atom as a whole is neutral, मतलब cup of water as whole is neutral। तो हमने देखना है कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव चार्जेस है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? और उसमें एग्जांपल दिया है 250 ग्राम अगर उसमें पानी है तो। मॉलिक्यूलर मास कितना है? H2O का, O का 16 है, H का 1 है, 1 एंड 16 18 ग्राम। बात क्लियर है क्या? और हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वो हम एवोगैड्रोस नंबर से निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर इनटू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना है एवोगैड्रोस नंबर? 6.023 इंटू 10 पावर 23 या 6.022 इंटू 10 पावर 23 व्हाट्सोएवर इंटू गिवन मास कितना है? 250 ग्राम। जो ऊपर यूनिट होगा वही
नीचे भी होना चाहिए। एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। इसको कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा, सारे करो। कितना आया? कैलकुलेटर मैं भी यूज़ करता हूँ, आप लोग भी करो। कितना आया? 8.36 इंटू 10⁻²4। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं? ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1 और 1, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो H2 2 + 8 10, 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज 10 इंटू, बात क्लियर है क्या? या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं? 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 8.36 इंटू 10⁻24, मतलब वो आएगा 8.36 इंटू 10⁻24, मतलब वो कितना आएगा? 8.36 इंटू 10⁻25। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितनी होगी? याद रखना इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितनी होगी? Q = 2 + Ne। N कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻−19। इन दोनों का मल्टीपल करके आंसर देख लो। 16 6 = 96, 16 3 = 48 + 9 57, 5 कैरी, 16 8 = 128, 128 और 5 कितने हुए? 133, 0.2 के बाद इंटू 10⁻6, मतलब 1.33 या 34 इंटू 10⁻8 कूलम इतनी चार्ज है एक कप पानी में। कितनी? इतनी पॉजिटिव चार्ज भी है और इतनी नेगेटिव चार्ज भी है। बात क्लियर है क्या? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A body gives out 10⁻9 electrons every second. A body gives out 10⁻9 electrons every second. Calculate the time when it will give out 1 coulomb. कितना? 10⁻9 electrons every second. Calculate the time in which
it will give out 1 coulomb लिखा सबने क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। पहले एक्सप्लेन करता हूँ, खुद से ट्राई करो स्क्रीन पॉज करके, और समझ नहीं आए तो फिर आंसर मेरे साथ मैच कर लो। 1 सेकेंड में कितना देती है? 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब 1 सेकेंड में कितनी चार्ज देती है? 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। लिखा सबने? तो चार्ज कितनी आएगी? एनी, मतलब 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बात क्लियर है क्या? 1 सेकेंड में अगर इसने इतना किया तो 1 साल में कितना किएगा? अरे कर सकते हैं ना? तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? चार्ज गिवन इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 10 पावर 9 इंटू 1.6 या Q इक्वल्स टू 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। एनी, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने मतलब n, तो चार्ज इक्वल्स टू एन ई, वो बनेगा कितना? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। इसका यूनिट नहीं है, नेचुरल नंबर है, और ये कूलम है। इतने कूलम जो हैं 1 सेकेंड में डिस्चार्ज हो रहे हैं। चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम। अगर मैं कहूँगा 1 कूलम तो वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इन 10 पावर 10 माइनस 10, सॉरी। अगर मैं इधर 1 रखूँगा 1 कूलम, तो क्या ये इधर डिवाइड हो जाएगा? देयरफॉर 1 कूलम विल बी गिवन आउट इन 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। बात क्लियर है क्या? इतने 1 कूलम, ये कूलम रहेगा तो इधर सेकेंड। 1 बाई 1.6 कितना होता है? या मैं 10 भी लिख सकता हूँ, एक 10 उधर गया तो इधर आएगा 10 पावर माइनस 9, ऊपर आएगा तो 10 पावर 9, और ऊपर आएगा तो 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड। इतने टाइम में 1 कूलम गिवन आउट होगा। बात क्लियर है क्या? इसी तरह अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा आवर्स में, डेज में, तो t इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई 365, ईयर में कन्वर्ट करते, 365 डेज है, हर दिन में 24 आवर्स और हर आवर में 3600 सेकेंड। बात क्लियर है क्या? अब इतने डेज हो गए, सॉरी ईयर हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर। कैलकुलेट करके देख लेना। मतलब अगर कोई बॉडी कितना 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में देती है, 10 पावर 9, नॉट ए जोक, तब भी उसको लगभग 198 ईयर्स लगते हैं 1 कूलम चार्ज देने में, या 1 कूलम पॉजिटिव होने में, क्योंकि दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 पावर 9 सेकेंड के बाद भी इसको 198 ईयर, मतलब 2-3 पीढ़ियाँ हमारी लग जाएगी 1 कूलम चार्ज होने में। इससे क्या अंदाज़ा होता है कि 1 कूलम जो है
वो बहुत बड़ा यूनिट है। बात क्लियर है क्या? क्या सीखा हमने कि किसी भी कप में, या अगर हमें गिवन मास है कोई भी मॉलिक्यूल का, तो हम बता सकते हैं उसमें कितनी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस और भी ट्राई कर लेना। हम बता सकते हैं कि ये चार्ज वैलिड है या नहीं है बाय यूजिंग n इक्वल टू क्यू बाई ई। अगर n नेचुरल नंबर आया तो चार्ज वैलिड है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तीसरा हमने क्या किया कि हमने देख लिया कि डिस्चार्जिंग रेट से हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में कितनी चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है, और उससे हमें आइडिया भी मिला कि 1 कूलम जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। क्लियर है क्या इतना? ये था बेसिक्स चार्ज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग होता कैसे है। थोड़ा बेसिक से चलते हैं, बहुत बेस से शुरू करते हैं। चार्जिंग होता कैसे है और इसके मेथड्स क्या हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हमें डेफिनेशन ऑफ चार्ज से, जब मैंने कल दिखाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ से हमें पता चला चार्जिंग क्या है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होने को इम्बैलेंस करने को चार्जिंग बोलते हैं। प्रोटॉन को तो हम निकाल नहीं सकते हैं, मतलब चार्जिंग इज गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक देगा दूसरा लेगा ताकि चार्ज कंजर्व रहे। तो उसके लिए कौन सा मेथड चाहिए? एक तो डायरेक्ट होता है कंडक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रॉन लीव क्यों करता है एक एटम को? फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल्स है। कितने? 3 KLM। सपोज इसमें 2 हैं, इसमें होते ही 8 है। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, 8 दूसरे में। सपोज मैं कहूँगा कि ये सोडियम है, ही ली बी का नॉफ नीना, मतलब 11 है ना। 11 एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम है, तो मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स भी होंगे, तभी ये न्यूट्रल है। इसी तरह सबसे कम जो है फोर्स किसका होगा? आप लोगों ने बेसिक पढ़ा है, कूलम्स लॉ। नहीं भी पढ़ा होगा तो हम वो आगे पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन की तरह है। तो मुझे पता है इनके बीच में जो ज़्यादा दूर है उनके बीच में कम फोर्स होगा, जो मैंने कल भी समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम। तो उसका मतलब है अगर इनके बीच में कम फोर्स है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को सबसे डिफिकल्ट निकालना है। तो सबसे कम एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो हम ये इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है क्या? तो अगर हमें उससे ज़्यादा एनर्जी देनी है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इसकी पोजीशन लेगा। किसका प्रिंसिपल है? हुंड्स रूल। हम केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे। मतलब अगर मैंने इसको क्या दिया, उतनी एनर्जी दी। अरे सर एनर्जी क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसके साथ बाइंड है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है। तो मुझे इस अट्रैक्शन को हटाने के लिए कोई आउटसाइड एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैंने इसको एनर्जी दी तो मतलब इसमें रहेंगे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका प्लस चार्ज आएगा, प्लस ई। और उस एनर्जी को जिससे हम किसी भी
बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम केमिस्ट्री में जा रहे हैं, बट आई होप कि आप लोगों को इससे समझ में आया कम से कम कि इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस एनर्जी, द एनर्जी बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोटॉन्स। तो अगर वो इससे ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। तो वही इलेक्ट्रॉन निकालने को या इलेक्ट्रॉन रिसीव करने को, एक से निकला दूसरे से रिसीव हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग, या केमिस्ट्री में आयनाइजेशन भी बोलते हैं। नो डाउट दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, बट दोनों कंसेप्ट रिलेट भी है। वो हम मॉडर्न में भी देख लेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले आप लोग लिखो कंडक्शन। पहले हम कंडक्शन पढ़ेंगे, दूसरा इंडक्शन, और तीसरा जो आप लोगों के सिलेबस में फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल चार्जेस जो हैं इट इज़ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कल भी मैंने बताया था एम्बर के बारे में। फोर्थ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे इमिशन है, तो मतलब ये हमारे सिलेबस में है और ये हम मॉडर्न में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, अगर मेरे पास एक बॉडी है और वो एक इंसुलेटेड स्टैंड पे है, कंडक्टिंग बॉडी ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। सर इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों, ये अभी हमें इंडक्शन में भी पता चलेगा, या अभी बता ही देता हूँ कि इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए ताकि ये अर्थ के साथ कनेक्ट ना हो जाए। सर ये अर्थ के साथ कनेक्ट होने या ना होने का क्या फ़ायदा है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बेसिक से जाना पड़ेगा। आप लोगों ने 9th 10th में देखा होगा अर्थिंग क्या होता है और क्यों किया जाता है। कंडक्शन, इससे पहले मैं आप लोगों को अर्थिंग के बारे में बताऊंगा। ऐसे ऐसे होता था, पढ़ा है क्या 9th 10th में, 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अर्थ का मतलब है अगर हम किसी कंडक्टर को बाय कनेक्टिंग वायर और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ के साथ जोड़ दे, उससे उसका क्या फ़ायदा और उससे क्या होता है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाता है। पोटेंशियल समझना अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप ऐसा समझ लो कि अगर मैंने एक कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ दिया और ये कंडक्टर जो है, सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड हो सकता है, कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, या कंडक्टिंग शीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी चार्जेस पॉजिटिव है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको फाइनली न्यूट्रलाइज करेंगे। बात क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रॉन के उल्टा जो होता है वो करंट का फ्लो होता है, ये 10th में पढ़ा है। इसी तरह अगर मैं कहूँगा कि नेगेटिव है, ये समझ में आया क्या? अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की ओर जाते, करंट ऊपर आता। मतलब अर्थ क्या करती है, किसी भी चीज़ का पोटेंशियल ज़ीरो करती है। क्लियर है क्या? इसी तरह अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने दूसरा कंडक्टर आइडेंटिकल लाया, आइडेंटिकल मतलब सेम मटेरियल सेम साइज,
बिल्कुल इसके साथ टच कराया, बट ये न्यूट्रल नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्जड है। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल, इसको भी इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा था हमने, डायरेक्ट हाथ से टच नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर। बात क्लियर है क्या? पॉजिटिवली चार्जड। अगर ये पॉजिटिवली चार्जड है, हमने इसको बिल्कुल इसके साथ टच कराया है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, चार्जेस इधर से इधर फ्लो होंगी, पॉजिटिव चार्जेस, रियल में उधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही इजी है। तो कब तक? जब तक इसकी और इसकी चार्ज इक्वल ना बने। मतलब फाइनली ये हमें क्या देगा, ये जो है, अब मैं पूरा स्टैंड नहीं बनाऊंगा, जब तक इसके भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रखो, हिस्सा नहीं हो सकता, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 इसके 1 2 3 4 5 6। क्लियर है क्या? कंडक्शन, कंडक्शन में क्या होता है, या तो हम डायरेक्ट टच करेंगे दो बॉडीज को, या हम बाई कनेक्टिंग वायर दो बॉडीज को टच करेंगे, बात एक ही है। मतलब अगर इसकी इनिशियल चार्ज Q थी और इसकी चार्ज 0 थी, फाइनली जब हम इनको सेपरेट करेंगे आफ्टर इक्विलिब्रियम, अगर आइडेंटिकल हैं तो इस पर भी चार्ज Q/2, इस पर भी चार्ज Q/2। कंडक्शन क्या होता है, फिर से और एक एग्जांपल से करते हैं। अगर मेरे पास आप लोग मेरे से पहले करोगे, आई होप, एक चार्जड स्फीयर है, उसकी चार्ज Q है, दूसरा चार्जड स्फीयर है, चार्जड है, अनचार्जड नहीं है, इसकी भी चार्ज Q है, और तीसरा स्फीयर है, वो भी आइडेंटिकल है, सेम साइज सेम नेचर, इसकी चार्ज 0 है। स्फीयर A की चार्ज Q, स्फीयर B की चार्ज Q, स्फीयर C की चार्ज 0। क्लियर है क्या? अपनी भाषा में लिख सकते हो ना बाद में, नहीं तो मैं रिपीट कर लूँगा, अभी पूरा लिखाता ही हूँ। अगर सपोज मैंने इसको कनेक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया, तो क्या फाइनल चार्ज जो होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा, A पर, B पर, C पर, क्या इसका Q/2, इसका Q/2? बट अभी इसका Q ही है। मतलब आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इसका चार्ज जो होगा Q/2 एंड Q। अगर फिर से मैं देख लूं, अब मैंने इन दो को ज्वाइन किया या इन दो को ज्वाइन किया, जो भी करना है कर लो, बात एक ही है, क्योंकि Q/2 इसका भी इसका। अब मैंने इन दो को ज्वाइन किया, तो मुझे बताओ क्या होगा, मिड पॉइंट रियल में क्या था, Q + 0/2, इसका आएगा Q/2 ही आएगा A का, इसका कितना आएगा, Q + Q/2/2, Q/2/2 कितना होता है, Q और आधा Q, 1.5 Q/2 मतलब 3Q/4। A का, B का और C का भी वही आएगा फाइनली 3Q/4। हाँ या ना? समझ में आया क्या? इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग two conducting bodies
ऑफ सेम साइज। अभी हम सेम साइज, फिर जब हम पोटेंशियल करेंगे उसमें कुछ और ही है, बट तब तक पहुंचने के लिए हमें इतने से ही काम चलाना पड़ेगा और चलता है। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग टू बॉडीज आर ऑफ सेम साइज, कंडक्टिंग बॉडीज ऑफ सेम साइज आर either joined or connected by connecting wires। लिखा, in this method of charging two identical bodies are either directly joined or connected by conducting wires so that the charge from one body which is या तो चार्जड होगा या तो चार्ज ज़्यादा होगी, चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा, so that the charge from one body which is charged or which has more charge than another flows till electrostatic equilibrium is achieved। समझ में आया? फिर से बताना है क्या? बोलो। चलो फिर से बताता हूँ। हमने क्या किया? क्लियर है क्या? एक कंडक्टिंग को लाया और उससे हमें क्या, उनको डायरेक्ट टच किया। टच के बाद हमने देखा, बहुत टाइम बाद जब हम देखा तो इस पर अगर चार्ज Q था, इस पर 0 था। फाइनली इस पर भी चार्ज Q/2 एंड इस पर भी चार्ज Q/2 एंड सेम मेथड हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में भी, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। समझ में आया क्या? लिखा, फिर से बताऊं क्या लिखा आप लोगों ने? इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग टू बॉडीज, कौन सी बॉडीज? कंडक्टिंग, यस, two bodies are either connected directly or connected through the wire लिखा, और connected through the wire and such that, sorry and नहीं, such that the final charge on each body after electrostatic equilibrium is mean of the two charges which are connected। बात क्लियर है क्या? क्योंकि इस पर भी हमने क्या लिखा था, जो अभी लिखा था Q + Q/2/2, इस पर भी Q + Q/2/2। समझ में आया कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब ही डायरेक्ट कांटेक्ट। दूसरा था इंडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फिर से चार्जड स्फीयर ही लेते हैं या अनचार्जड स्फीयर लेते हैं। अनचार्जड का मतलब क्या है? अनचार्जड स्फीयर अनचार्जड का मतलब क्या है? ना कोई इलेक्ट्रॉन है और ना ही प्रोटॉन। अबे गधे हो क्या? मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब मुझे पता है इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, बट इक्वल है। और मैंने चार्जिंग से पहले ही बताया कि चार्ज का मतलब है इनके काउंट को डिसबैलेंस करना। अब देख लो, मैंने क्या लाई, एक रॉड लाई, सपोज पॉजिटिवली चार्जड रॉड। मैंने इधर ज़्यादा चार्ज बनाई, ये बात याद रखना, जो शार्प पॉइंट्स होते, शार्प पॉइंट्स, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। वो हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी याद रखो शार्प पॉइंट्स पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। वैन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल ही वही है। अगर मैंने क्या किया, एक
पॉजिटिवली चार्जड रॉड लाई वो क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और मुझे पता है उतने ही प्रोटॉन्स इस साइड होंगे, दूर चले जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस रिपल्शन। फिर से बताना है क्या? आई थिंक देर इज नो नीड टू रिपीट इट। चलो फिर भी कर लेता हूँ, मन कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्जड रॉड अगर हमने इसके क्लोज लाई, नॉट एक्चुअल कंटैक्ट, कंडक्शन नहीं है। पॉजिटिवली चार्जड रॉड अगर मैंने अनचार्जड स्फीयर के क्लोज लाई, बिल्कुल क्लोज लाई, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और उसके पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। अगर अब इसके पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल किया तो इसका मतलब है अगर मैंने इस साइड को अर्थिंग की, क्या की, सेम फिगर से काम चलाऊं क्या या और एक बनाऊं? चलो, फाइनली मैंने क्या किया, इस बिल्कुल ये कनेक्टिंग ही रखा और इसको अर्थिंग की। अर्थिंग से क्या हुआ कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए, जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आए और इसको न्यूट्रल बना दिया उस पोर्शन को। उसके बाद अगर मैं अर्थिंग डिस्कनेक्ट कर लूंगा तो ये क्या होगा, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और अगर मैंने इसको भी हटा दिया, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। कौन सा सिंग? इंड्यूसिंग, CHARGE। एंड इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। फिर से प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एक्सप्लेन करना है क्या? करना है? नहीं ना? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? अब सर कंडक्शन और इंडक्शन में थोड़ा फर्क लग रहा है। कंडक्शन पॉजिटिव से कर रहे थे तो पॉजिटिव ही हो गया, अगर नेगेटिव से करते तो फाइनली Q/2 माइनस माइनस में होता। बट इंडक्शन हमने पॉजिटिव से की और फाइनल चार्ज क्या आई? नेगेटिव। इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q चार्ज, कौन सी? इंड्यूसिंग। सपोज मैं इसको QI या Q या इसको Q डैश से लिखता हूं। Q जो होता है Q डैश इंटू 1 माइनस 1/K के बराबर होता है। क्लियर है क्या? वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले एक बार फिर से ये चीज़ें रिवाइज कर लो। कंडक्शन और इंडक्शन में फ़र्क पता चला। कंडक्शन में डायरेक्ट या तो कनेक्ट करते या तो थ्रू कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करते हैं। बात क्लियर है क्या? इंडक्शन में देयर इज़ नो रियल कॉन्टैक्ट। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? ओके। तो कंडक्शन अगर हम पॉजिटिव से करेंगे तो फाइनल चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव से करते तो नेगेटिव नेगेटिव आता। बट इंडक्शन अगर हमने पॉजिटिव से किया तो फाइनल नेगेटिव, नेगेटिव से करते तो फाइनल पॉजिटिव आता। और इसीलिए Q इक्वल्स टू, अगर हम इससे भी बेटर सिंबल दे, अगर हमने पॉजिटिव से किया तो ये नेगेटिव आएगा और अगर ये नेगेटिव से किया तो ये पॉजिटिव, प्लस और माइनस से बैलेंस करने इस इक्वेशन को। क्लियर है क्या?
प्रोसेस होता कैसे है ये देख लिया क्या। अब अपनी भाषा में लिख लो, क्या लिखा, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड, अरे लिखो, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, in this method of charging two bodies are not brought in actual contact either directly or by connecting wire, वो तो पता है, क्लियर है क्या। उसके बाद शक्लें बना दो, सारी बना दी, और फाइनल इक्वेशन लिखो, Q इंड्यूसिंग इक्वल्स टू माइनस Q इंड्यूस्ड इंटू 1 माइनस 1 बाई K। K इज dielectric constant, dielectric constant is the property of the material। फॉर एग्जाम्पल इसको हम अभी डिफाइन भी करेंगे कूलम में, बट अभी याद रखो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या, कांस्टेंट क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लिखा, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, वाटर के लिए 82 होता है अप्रॉक्स, हम 80 लिखते हैं। मेटल के लिए इन्फिनिटी, वाटर के लिए 80 होता है, और इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पढ़ते थे ना हम 9th-10th में। और उसके बाद एयर के लिए या वैक्यूम के लिए 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है क्या। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन भी कर लेंगे कुछ टाइम बाद, आने वाले चैप्टर्स, सॉरी चैप्टर्स नहीं, टॉपिक्स में ही वो आ जाएगा। समझ में आया। अगर मैं कहूँगा मेटल के लिए अगर K1 है तो क्या प्लस Q इक्वल्स टू माइनस Q, 1 बाई इन्फिनिटी 0। मतलब मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि जितना चार्ज इंड्यूसिंग होगा उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर है क्या। कंडक्शन और इंडक्शन हुआ, लिखो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तीसरा मेथड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ही, या फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक चार्जेस, फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक चार्जेस। सर क्या बता रहे हैं, फ्रिक्शन तो अलग है, स्टैटिक चार्जेस अलग है। अगर फ्रिक्शन नहीं ना होता तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ते, और वो थैल्स ऑफ माइल्टस को ये चीज़ें नहीं ऑब्जर्व होती। जब हम कॉम्ब करते हैं ना अपने हेयर को, तो हम देखते हैं बचपन में हम क्या करते थे, छोटे 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 पीसेस रखते थे, तो उसको अट्रैक्ट करता था, छोटे पीसेस को। क्लियर है क्या। उससे हमें पता चला कि ये जो कॉम्ब है ना, ये तो एम्बर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये भी चार्ज हो गया है। अरे सर अब क्या, सपोज कॉम्ब की एक चार्ज, तो पेपर पीसेस को कौन सी चार्ज मिली कि वो खुद ही अट्रैक्ट, मतलब पेपर पीसेस की कोई अपोजिट चार्ज होनी चाहिए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा फिर से, बट शॉर्ट में अगर याद रखते, प्लस प्लस रिपल्शन, माइनस माइनस रिपल्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। अरे हाँ या ना, लाइक चार्जेस क्या करती हैं, रिपल, प्लस प्लस रिपल्शन, माइनस माइनस रिपल्शन, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, प्लस माइनस अट्रैक्शन। बट व्हाट अबाउट चार्ज्ड बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी। अभी जो मैंने शक्ल बनाई थी, ये अब देख लो, ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्शन, और ये कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन। अब ये ज़्यादा दूर है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है,
और ये ज़्यादा क्लोज हैं। अभी हम इंडक्शन में पढ़ रहे थे, पीछे देख लो फिर से। बात क्लियर है क्या? अगर ये अनचार्जड था, मैंने इसे इंड्यूस किया, तो मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये चार्जेस क्या है, क्लोज है एज कंपेयर टू लाइक चार्जेस, ये ज्यादा फोर्स होगा। ए इज ग्रेटर देन रिपल्सिव, तो उसका मतलब है ए इज डोमिनेटिंग, अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेटिंग। वही हो रहा है बिट्स ऑफ पेपर के साथ। तो क्या समझ में आया हमें? प्लस प्लस माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, चार्जड अनचार्जड अट्रैक्ट। क्लियर है क्या? और सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन आया था, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट? यस, टू लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट। अगर एक का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो और दूसरी का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, तो अट्रैक्ट हो सकते, क्योंकि दूसरी जो है पहले के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके ओवरऑल अट्रैक्टिव इफेक्ट लगाएगी। मतलब मैं बता दूंगा, 1 मिलियन कूलम के सामने 1 पिको कूलम रखो, तो ये तो इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके लाइक होने के बाद भी खुद अट्रैक्ट करेगी। क्लियर है क्या? फ्रिक्शन से हमें पता चला, फिर से बताता हूँ कि फ्रिक्शन और इंडक्शन दोनों का समेशन क्या था? चार्जड एंड अनचार्जड बॉडी कैन आल्सो अट्रैक्ट। समझ में आया? कंडक्शन समझ में आया, इंडक्शन समझ में आया, फ्रिक्शन क्या है? इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, और उनमें क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से जो चार्जिंग होती है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लिखा क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सपोज मैं ग्लास रॉड को वूल से फ्रिक्शन करूंगा, क्लियर है क्या? तो मुझे पता है एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वूल उसको एक्सेप्ट करता है। सर आपको कैसे पता ग्लास रॉड से वूल ही? क्योंकि हमें एक याद रखनी है सीरीज, ग्लास, फ्लैनल, सिल्क, वूल, मेटल, ये चीज़ें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में याद होनी चाहिए कि ये जो हैं, अगर हमने इन दो को किया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दो को किया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दो को किया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। जितना हम इधर की ओर जाएंगे उतना पॉजिटिव, और जितना अगर हमने इधर का लिया और उधर का लिया, मतलब इधर का पॉजिटिव उधर का नेगेटिव। बात क्लियर है क्या? याद रखने के लिए, गर्लफ्रेंड सारी वो सारी वाली मेरी है। बात क्लियर है क्या? सिंपली याद रखो। फिर से बताता हूँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, लिखो। आप गधे हो, फिर से भूल जाओगे। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, टू बॉडीज आर rubbed against each other. Two bodies are rubbed against each other. During rubbing, one body loses electrons, whereas another gains. Full stop. So in this process, the body which loses electrons becomes positively
and the body which gains electrons becomes negatively. बात क्लियर है क्या? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। समझ में आया क्या मेथड्स ऑफ चार्जिंग? नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग जो लिखा था मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी हमें वो इधर कहीं काम भी नहीं आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हो गए कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आज हमने क्या पढ़ा था? चार्ज कैसे किया जाता है। कल हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, आज पढ़ा चार्ज कैसे किया जाता है। सिंपली चार्ज कैसे किया जाता है, अगर हम एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो आयनाइज्ड बनता है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर हम किसी भी एटम को आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर एनर्जी देते हैं तो वो एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है, वो बॉन्ड होता है या फोर्स होता है, वो ब्रेक होता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चला जाता है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बनता है। और जो मटेरियल वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो नेगेटिव बन जाता है। तो हम कैसे कैसे बना सकते थे? कंडक्शन से। उसमें हमने क्या किया? रियल बॉडीज़ को टच किया सच दैट फाइनल चार्ज जो होती है वो अरिथमेटिक मीन के बराबर होती है। इंडक्शन में क्या किया? टच नहीं किया, दूर से ही किया, और उसमें फाइनल चार्ज जो था Q इंड्यूसिंग इक्वल्स टू Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू Q इंड्यूसिंग इंटू 1 माइनस 1/k। बात क्लियर है क्या? उसके बाद हमने और क्या पढ़ा? हमने कि अगर हम कंडक्शन करते हैं, उसमें पॉजिटिव से कंडक्शन किया तो फाइनल पॉजिटिव होगा, इंडक्शन करते हैं तो फाइनल चार्ज जो होगा, अगर पॉजिटिव से इंड्यूस किया तो फाइनल चार्ज नेगेटिव होगा। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने पढ़ा, उसमें रियल रबिंग होता है, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने के बाद हमें पता चलता है कि एक बॉडी जो लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव बनेगी और जो हमेशा गेन करती है इलेक्ट्रॉन वो हमेशा नेगेटिव बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।